भारतीय जनता पार्टी पर यह तोहमत लगता रहा है कि उसने हमेशा अपने ही सहयोगियों को निगल लिया है। एनडीए गठबंधन को एक बड़ा झटका तेजस्वी यादव ने दिया था। जो भीतर का कोलाहल है वो अभी शांत नहीं हुआ है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुबह सवेरे आपके सामने स्पेशल स्टोरी लेकर के आए हैं और स्पेशल स्टोरी में आज 1 महीने के बाद जो वर्तमान सरकार है उस सरकार के मुखिया सम्राट चौधरी के फैसलों पर हमारी नजर है। उनके फैसले और उनके फैसलों के साथ साथ जो इंटरनल प्लानिंग है, छट छट करके कभी कभी कुछ बातें बाहर आ जाती है, लेकिन इस बार सम्राट चौधरी ने कुछ ऐसा एक्ट किया है या परिस्थितियां ऐसी बनी है या इत्तेफाक है जो ये सब कुछ घटित हुआ है। लेकिन इसके घटित होने के बाद राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हुई है, क्योंकि इसके बाद तेजस्वी यादव ने भी एक फैसला लिया है और वो फैसला था जिसकी उन्होंने घोषणा भी कर दी कि अपने पुत्र के जन्मदिन पर वो एक गेट टुगेदर करेंगे, जिसमें पॉलिटिकल पार्टियों के कई नेताओं को उन्होंने बुलाया है, जिसकी खबरें आप तक पहुंच गई होंगी। लेकिन इन सब के बावजूद सम्राट चौधरी जिस तरह से एक्शन में है उसे देख करके निश्चित रूप से आपके मन में भी एक विचार जरूर आ रहा होगा कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी कौन सा खेल खेलना चाहते हैं। एक तरफ जहां वो हाथ मिलाते हैं, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया भी हो सकती है या इसके पॉलिटिकल मायने भी निकाले जा सकते हैं। कयासों के बाजार में आप जानते हैं कि चर्चाएं तो होती रहेंगी और बिहार में हमेशा, चूंकि एक पार्टी की सरकार नहीं है और गठबंधन की सरकार में सरकार के बने रहने पर हमेशा संशय रहता है। ये कोई नई बात नहीं है और इस बात में बहुत ज्यादा दम भी नहीं है। जब भी गठबंधन की सरकार होती है तो उस सरकार को बचाने के लिए कई समझौते करने पड़ते हैं या फिर समझौता नहीं होने पर सरकारें गिरती भी हैं। वर्तमान जो परिस्थिति बिहार में है उसमें नीतीश कुमार भले ही सब कुछ ठीक ठाक वाले एजेंडा पर काम कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी फील गुड में हो, बाकी के दलों को भी उनके इच्छानुसार सब कुछ मिल रहा हो, ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन ये चर्चा पूरे 5 साल तक चलती रहेगी कि सरकार कभी भी गिर सकती है। कितना मजबूती से इसको जोड़ करके रख पाते हैं सम्राट चौधरी, ये एक अलग कहानी है। लेकिन इस कहानी में कई ऐसे मोड़ हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी फुल प्रूफ प्लान के साथ अलर्ट मोड में है। और जब भारतीय जनता पार्टी इस मोड में है तो निश्चित रूप से एनडीए के घटक दल और विपक्ष सबके लिए कहीं ना कहीं एक स्पेस है जहां वो सोचना शुरू करे कि उसके साथ क्या होगा। अक्सर भारतीय जनता पार्टी पर यह तोहमत लगता रहा है कि उसने हमेशा अपने ही सहयोगियों को निगल लिया है। बहुत सारे उदाहरण हैं, उस पर नहीं जाएंगे हम, लेकिन तेजस्वी से हाथ मिलाने के बाद ये बार बार कहा जा रहा है कि क्या ये एक इत्तेफाक था या फिर तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को हाथ मिला करके ये बताया कि हम भी अब तैयार हैं। मौका था एकमात्र जो भोजपुर और बक्सर विधान परिषद की सीट खाली हुई थी उसके चुनाव का, और त्रिसदस्यीय पंचायत से लेकर के बाकी एमएलसी चुनाव जो होने वाले हैं उससे पहले एनडीए गठबंधन को एक बड़ा झटका तेजस्वी यादव ने दिया था। तो निश्चित रूप से उनका सीना चौड़ा था। उन्होंने अभिवादन तो किया ही, हाथ तो मिलाया ही, लेकिन प्रणाम भी किया, पैर छूने की भी कोशिश की उन्होंने, शायद छुआ भी होगा जो तस्वीरों में नजर आ रहा है। इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी का ये फुल प्रूफ प्लान जो है, इस प्लान का एजेंडा जो है वो कहीं ना कहीं धीरे से लीक हो रहा है। इसके पीछे की कई कहानियां हो सकती हैं। इन कहानियों में यदि आप भीतर से जाएं या फिर खुली आंखों से देखना शुरू करें तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी खेमेबाजी बंद नहीं हुई है। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक कोलाहल जरूर है, आपस में मिलना जुलना एक प्रोटोकॉल के तहत हो रहा होगा जो नजर भी आती है तस्वीरों में कभी कभी, लेकिन जो भीतर का कोलाहल है वो अभी शांत नहीं हुआ है। हालांकि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी कोलाहल था जिसको सम्राट चौधरी ने शांत करने की कोशिश की है,
और कई लोगों को, खास करके उन लोगों को जो 2024 में नीतीश कुमार की सरकार का समर्थन किए थे, उन लोगों को मनाने की, जगह देने की कोशिश की गई है। और इसमें निश्चित रूप से सम्राट चौधरी सफल भी हुए हैं, क्योंकि बारी बारी से सभी लोग जाकर के सम्राट चौधरी को धन्यवाद भी दे रहे हैं। अब इन सब के बाद राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एमएलसी सोनू राय जो जीत करके आए, उसी का कार्यक्रम चल रहा था शपथ ग्रहण का, जिसमें विधान परिषद के सभागार में जो एक्सटेंशन हॉल है वहां पर यह कार्यक्रम चल रहा था। उस कार्यक्रम में सभी जुटे हुए थे। तेजस्वी यादव के साथ एक भाईचारे वाली बात देखने को मिली। हालांकि नीतीश कुमार के साथ भी 20 वर्षों में बहुत कुछ लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में घटित हुआ, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ जब भी मिले तो आपने देखा होगा कि एक कर्टसी जरूर रही है। तेजस्वी ने भी अभिवादन किया है और नीतीश कुमार ने भी उसको कभी भी इग्नोर नहीं किया है। सम्राट चौधरी भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आने के बाद सबके लिए सुलभ होते जा रहे हैं। सम्राट चौधरी बाकी राजनीति अपनी जगह पर है, लेकिन व्यवहार और रिश्तों संबंधों को रखने के आदी है। इस बात को लेकर के जब ये होता है तो दूसरी तरफ एक छोटी सी याद आपको भी आ रही होगी कि जब राज्यसभा का चुनाव हो रहा था तो कई ऐसे मामले थे, कई ऐसी बातें थी जो पूरी तरह से राजनीतिक गलियारे में चल रही थी। कहा यह जा रहा था कि तेजस्वी यादव ने वो आंकड़े जुटा लिए हैं, मैजिक आंकड़ा, जिससे कि एक सीट एमएलसी की वो ले लेंगे। लेकिन 5 की 5 सभी सीटें चली गई एनडीए गठबंधन को, और महागठबंधन में बड़ी टूट हुई। कांग्रेस और राजद के एक मात्र जो विधायक थे वो भी विरोध में नहीं आए, इसलिए उनका वोट काउंट नहीं हुआ और बदले में एनडीए गठबंधन को आराम से जीत प्राप्त हो गई। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ राज्यसभा के चुनाव के समय में जो खेल हुआ था, उस खेल को लेकर के फैजल रहमान पर नजर जमी हुई थी। राष्ट्रीय जनता दल चूंकि संख्या में इतना कम है कि अगर फैजल रहमान पर कोई कार्रवाई करता भी है तो उनकी सदस्यता तो नहीं जाएगी, लेकिन खुल करके वो विरोध में भी आ जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में फैजल रहमान को बचा करके रखा गया है। तब भी जब वो सम्राट चौधरी से जाकर के मिले हैं, तस्वीरें भी उसकी आई हैं सामने। जब तेजस्वी यादव मिल करके पैर छू सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, तो फैजल रहमान के मिलने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। ये बातें सोच समझ करके ही फैजल रहमान गए होंगे। अब इसको लेकर के कहानी गढ़ी जा रही है, लेकिन इसके साथ साथ सोनू राय के एमएलसी जीतने के बाद निश्चित रूप से जो महागठबंधन है उसको एकजुट करने के लिए तेजस्वी यादव प्रयास में लग चुके हैं। उनको भी पता है कि अब उनकी लड़ाई नीतीश कुमार से नहीं, बल्कि सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। और भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दो धुरी हैं नदी के। नीतीश कुमार से तो ये संभावना हमेशा बनी रही कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि 2 बार ऐसा वो कर चुके हैं। लेकिन सम्राट चौधरी और भारतीय जनता पार्टी यदि सत्ता के शीर्ष पर है तो उसे सीधी लड़ाई लड़ करके उसे हराना होगा, तब जाकर के सत्ता प्राप्ति हो सकती है। और इसके लिए उनको पूरी ताकत से लगना पड़ेगा, विपक्षी वोटों का ध्रुवीकरण रोकना पड़ेगा। और इसके लिए तेजस्वी यादव तैयारी शुरू कर चुके हैं। वो देशव्यापी वो चाहते हैं कि एक ऐसा फिर से गठबंधन बने, एक मजबूत गठबंधन बने, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हर जगह रोका जा सके। कई राज्यों के परिणाम आए, उसमें आपने साफ साफ देखा होगा कि क्या स्थितियां हैं। अब यहां जो सीधी सीधी बात चल रही है उसमें सम्राट चौधरी को एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है। जो 9 सीटों का एमएलसी चुनाव है उसमें सामंजस्य बिठा करके कैसे इन सभी सीटों पर जीत दर्ज करते हैं, क्योंकि एक ब्रेकर तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव और सोनू राय ने जीत करके जो सम्राट चौधरी हैं उनके रास्ते में डाल दिया है। सीधे तौर पे अब देश भर में भी कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं और इन चर्चाओं में कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नफरत की राजनीति करते हैं, इसको प्रचारित किया जा रहा है। और सेम यही एजेंडा अब सम्राट चौधरी पर लागू होता है। जब से उन्होंने हरा गमछा की बात की है, ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी खास वर्ग को, किसी खास जाति को टारगेट कर रहे हैं,
जिसको लेकर के कई लोगों के बयान आए। हमने आपको बताया भी था कि आईपी गुप्ता भी इस पर अपना प्रतिक्रिया दिए हैं, जिसको लेकर के काफ़ी चर्चा भी चल रही है और आजकल आईपी गुप्ता काफ़ी ट्रेंड भी कर रहे हैं विभिन्न कारणों से। सोशल मीडिया में उन्हीं की चर्चा चल रही है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जो वर्तमान स्थिति है उसमें सब कुछ तो ठीक लग रहा था, लेकिन यहाँ एक स्टेप आगे बढ़ करके सम्राट चौधरी ने कोशिश किया उसको मेटलाइज करने का। और सबसे बड़ी बात कि जिस कार्यक्रम में सम्राट चौधरी किसी और को भेज करके अपना दामन बचा सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस एकमात्र एमएलसी के शपथ ग्रहण समारोह में जाना सम्राट चौधरी का इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसके राजनीतिक कारण थे। सम्राट चौधरी पूरे प्लान के साथ वहां गए थे और उनको पता था कि वहां तेजस्वी यादव होंगे और एक संदेश उनको देना था। वो संदेश उन्होंने दे दिया। राजनीति में ऐसी मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन इन सभी मुलाकातों को शिष्टाचार से थोड़ा सा अलग आगे बढ़कर देखना होगा, क्योंकि बिहार की वर्तमान परिस्थिति और सम्राट चौधरी को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक वर्ग जो है उनके खिलाफ खड़ा है, भले ही मुखर होकर के नहीं हो, लेकिन भीतर ही भीतर खड़ा जरूर है, जिसको लेकर के अब सीधी तरह से ये बातें समझी जा रही है कि फैजल रहमान की तरह क्या सम्राट चौधरी और भी विधायकों की तलाश में वहां गए थे? क्या तेजस्वी यादव को कांग्रेचुलेट करके ये बताने गए थे कि ये अंतिम जीत है, या फिर ये बताने गए थे कि इस जीत को बहुत ज्यादा जश्न मनाने की जरूरत नहीं है, हम हैं आगे? क्योंकि उसके बाद जो उनके बयान आए हैं वो बयान काफी चर्चा में है। ऐसी स्थिति में जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि सम्राट चौधरी कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं जो भीतर ही भीतर काम करना शुरू कर चुका है। लेकिन इस मुलाकात को सिर्फ इत्तेफाक वाली बात न कह करके, क्योंकि जो बात इग्नोर कर सकते थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उसे इग्नोर न करके उन्होंने एक प्लान के तहत ये सब कुछ किया। उस प्लान का हिस्सा क्या है? तो उस प्लान का हिस्सा जो समझ में आ रहा है राजनीतिक रूप से वो ये था कि सम्राट चौधरी थर्मामीटर लगा करके नापना चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर, वो अपनी आंखों से, खुली आंखों से देखना चाहते थे कि राष्ट्रीय जनता दल के भीतर माहौल किस तरह का है, इस जीत से कितना उत्साहित है, या फिर ये जीत सो करके है। क्या गुणा भाग जोड़ घटा उनको करने को मिला? इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने किस तरह से अपनी स्ट्रेटजी बनाई, ये अलग बात है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो एक कहानी कह रहे हैं और इस कहानी को अभी तक बंद किसी ने नहीं किया है। कहानी ये है कि सम्राट चौधरी 100 दिनों तक, और ये 100 दिन का हर्डल जब पार कर जाएंगे, उसके बाद सम्राट चौधरी की जो रणनीति है, उनकी कार्यशैली है, उनके फैसले हैं, उस पर मंथन किया जाएगा। और ये मंथन करेगा कौन? नीतीश कुमार करेंगे। हालांकि कई मुद्दों पर, जैसा कि कल भी हमने आपके सामने खबरें की थी, जिसमें हमने बताया था कि सम्राट चौधरी अपराध पर नियंत्रण करने के लिए पूरी तरह से डिटरमाइन लगते हैं, प्रशासन को भी उन्होंने खुली छूट दे रखी है। लेकिन दरअसल होगा क्या कि उनके प्रशासनिक जो फैसले हैं, जो सरकार के फैसले हैं, उन फैसलों में नीतीश कुमार का इनपुट कितना है और नीतीश कुमार जो कर रहे थे उसमें कितना वो करने में सफल हो पा रहे हैं, एक तो इसका मॉनिटरिंग होगा। और दूसरा, विपक्ष आने वाले महीनों में, जून के महीने में जो चुनाव होने वाले हैं एमएलसी के 9 सीटों पे, उस पर अपनी जोर आजमाइश करेगा। हालांकि इसमें बहुत कुछ होता न वो दिखाई नहीं दे रहा, सीधे सीधे नजर आ रहा। इसमें एक सीट छोड़ करके बाकी की 8 सीटें जा रही है एनडीए गठबंधन की तरफ। लेकिन इसके बावजूद अपने 9 की जगह पर 10 उम्मीदवार, 11 उम्मीदवार भी खड़े किए जा सकते हैं। ये भी परिस्थितियां बन सकती है। अब इसमें आंकड़ों की बात यदि करें हम, तो आंकड़े साफ नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के 85 विधायक और विपक्ष के 41, क्योंकि 41 विधायकों में से अभी तक एक फैजल रहमान को छोड़ करके बाकी सब लगभग एक जगह नजर आ रहे हैं। हालांकि 3 विधायक और भी थे जो शामिल नहीं हुए थे, फिर भी 122 का जो मैजिक आंकड़ा है वहां तक नेक टू नेक फिनिशिंग में
पहुंच जा रही है। अगर नीतीश कुमार को लेकर के कोई एजेंडा बनाती है और जिसके बारे में सोच रही है भारतीय जनता पार्टी कि नीतीश कुमार यदि नाराज होते हैं, एनडीए से बाहर होते हैं, तो संभावनाएं क्या क्या है। उन संभावना में एक संभावना नजर आ रहा है कि 41 विधायकों का साथ मिलेगा और जो लोग विद्रोह किए थे या 4 विधायक जो राज्यसभा के समय में नदारत रहे थे, जिसके कारण एनडीए को जीत मिली, वो अगर सरकार बनता हुआ देखें तो वो कहीं इधर उधर जाएंगे नहीं और नीतीश कुमार में क्षमता है कि मना लेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा? संभावनाएं हैं, परिस्थितियां हैं, आंकड़े हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर सोच जरूर रही होगी। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के पास अपने 28 एक सीट खाली है, माफ कीजिएगा 88 89 जीत करके आई थी, एक सीट बांकीपुर की खाली है जो नितिन नवीन ने खाली किया है, राज्यसभा गए हैं। इसके बाद 19 विधायक लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, 5 जीतन राम मांझी के और 4 राष्ट्रीय लोक मोर्चा के। ये सब मिलाकर 116 होते हैं, यानी इनको भी अभी जरूरत है 6 विधायकों की। उधर से आ भी रहे हैं तो 4 ही आ रहे हैं। तो क्या इन आंकड़ों को जुटाने के लिए और 122 का आंकड़ा पूरा करने के लिए, जैसा कि आपको हमने बताया भी कि कोशिश थी भारतीय जनता पार्टी की कि राज्यसभा चुनाव के समय में उसके आंकड़े 122 से ज्यादा हो जाएं, ये बागी विधायक जो हैं वो अपना काम कर जाएं, दिखा दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब ये परिस्थितियां निश्चित रूप से सम्राट चौधरी को भीतर ही भीतर उस प्लान पर काम करने के लिए बाध्य कर रही होंगी, जिसमें किसी भी परिस्थिति में अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने रहें और भारतीय जनता पार्टी बिहार के सत्ता को लीड करती रहे। कोई ऐसी परिस्थिति न बने जिससे कि नीतीश कुमार को मजबूर होना पड़े या नीतीश कुमार को एनडीए गठबंधन से बाहर जाना पड़े। यानी सीधे तौर पे आप समझ लीजिए कि जो एजेंडा था वो एजेंडा कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे करके हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी अब ऐसा नहीं है कि उसके एजेंडा लीक नहीं हो रहे हैं, उसके भी एजेंडा लीक होने शुरू हो चुके हैं। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है। अपनी कैपेसिटी दिखाने में सम्राट चौधरी एक डेग भी पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन वो 100 दिन आप याद जरूर रखिएगा, क्योंकि 100 दिन के बाद समीक्षा होगी और उस समीक्षा में सम्राट चौधरी कितना पास, कितना फेल, कितना सफल, कितना असफल, इसका लेखा जोखा तराजू पे तौला जाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।